प्रभु ने तोड़ी दशकों पुरानी परिपाटी। नई ट्रेन, सर्वे और अमान परिवर्तन की रेवड़ियां नहीं बांटी। सियासी रंग से बजट को दूर रखने की कोशिश। बड़ी तस्वीर का खींचा खाका, अब नतीजा देने की चुनौती। नया अंदाज, नया रंग और बदल गया पुराना ढर्रा। राजनीति की रेवड़ियों से कोसों दूर इस रेल बजट में दशकों पुरानी परिपाटी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, बल्कि पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे में स्पॉन्सरशिप योजना लागू करने की बात कही गई। लेकिन राजनीति आसान भी नहीं है प्रभु की, क्योंकि बहुत रोड़े हैं इस राह में। प्रभु ने तोड़ी दशकों पुरानी परिपाटी। नई ट्रेन, सर्वे और अमान परिवर्तन की रेवड़ियां नहीं बांटी। सियासी रंग से बजट को दूर रखने की कोशिश। बड़ी तस्वीर का खींचा खाका, अब नतीजा देने की चुनौती। दरअसल रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए कई परंपराओं को तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब नतीजों की चुनौती से कैसे निपटेंगे प्रभु जी। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि रेल वाले प्रभु जब प्रकट होंगे तो ऐसा परिदृश्य बनाएंगे कि सारी परंपराएं और सारी परिपाटी कहीं पीछे ही छूट जाएंगी। नाउ द बजट रेलवेज, श्री सुरेश प्रभु। Madam Speaker, the statement of estimated receipts and expenditure for year 2015-16 for the Indian Railways. लेकिन ये हो गया। सदन के पटल पर प्रभु ने पिटारा खोला तो पुराने किस्सों के साथ करवटें नहीं बदली, बल्कि कदम बढ़ाए तो केवल आगे बढ़ने के लिए। रेल बजट में पहली बार किसी भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं। रेल में बायो टॉयलेट की सुविधा, प्लेन की तरह वैक्यूम टॉयलेट, महिला डिब्बों में सीसीटीवी, कंपनियों के नाम पर ट्रेन और स्टेशन के नाम, मानव रहित क्रॉसिंग पर अलार्म की सुविधा। बंद होंगे 3500 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। 9 रूटों पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन। न नई ट्रेनों का हवाई वादा, न किसी नए सर्वे का सपना, बल्कि परहेज ही किया आमान परिवर्तन जैसी परंपराओं से भी। अब आम आदमी की जेब भी बची रही, किराया भी नहीं बढ़ा प्रभु की मेहरबानी से। जो फीडबैक आपके मीडिया द्वारा हमें मिला कि सही मायने में लोगों की रेल के बारे में क्या अपेक्षाएं हैं, रेल के बारे में उनकी क्या शिकायतें हैं, रेल के बारे में वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में जो अंदाजा आप सबकी वजह से हमें मिला, उसके आधार पर हमने बजट बनाया था। इस बजट में हमने सभी समाज के सभी हिस्सों को, देश के अलग अलग विभागों को और देश रेल की सभी चुनौतियों को सामना करने की कोशिश की है। यही तो होता है हर बार, घोषणाओं के भंवर में फंसी रहती है भारतीय रेल। लेकिन सुविधा, सुरक्षा, क्षमता और आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्ष्य हैं इस रेल बजट में। बाकी उम्मीदों के इस पिटारे से ये जताने की भरपूर कोशिश की प्रभु ने कि ये रेल बजट उस विकास को जन्म जरूर देगा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। बहरहाल राजनीति के रंग से बजट को दूर रखकर बड़ी तस्वीर तो बना दी प्रभु आपने, लेकिन तस्वीर की तासीर में तैरता सवाल यही है कि क्या नतीजों की चुनौती से निपट पाएंगे प्रभु, क्योंकि सिर्फ बातों से तो नहीं दौड़ेगी उम्मीदों की रेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। इस रेल बजट में यात्री सुविधाएं बढ़ा दी गई काफी हद तक। क्षमता बढ़ाने को लेकर तत्पर दिखे रेल मंत्री। इसके अलावा आत्मनिर्भरता दिखी, सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत कुछ दिखा, नई परिपाटी दिखी और जाहिर तौर पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम नई घोषणाएं ज्यादा ना हो, लेकिन अमल पर ज्यादातर दिखे। शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी से। इसके अलावा कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से ही हमारे साथ सोमनाथ पांडे जी हैं, जो कि पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। इसके अलावा देहरादून स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र मिश्र साहब जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत दसमाना कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सत्यदेव त्रिपाठी जी, आज सुविधाओं के प्रभु साबित हुए रेल बजट के जरिए। देखिए, आप अपने पीठ चाहे जितनी थपथपाइए,
किराया जी मैं रेल मंत्री को कह रहा हूं जी। सुरेश प्रभु जी और उनकी पार्टी चाहे जितना अपनी पीठ थपथपाए, ठीक, किराया बढ़ाने के न बढ़ाने के नाम पर आप बच नहीं सकते। आप तो किराया बढ़ा चुके थे भगवान, कितने बार किराया बढ़ाओगे एक वर्ष में? दूसरी बात, आपने यूरिया की ढुलाई में 10% बढ़ोतरी कर दी, किसान की जेब आपने काट ली। और यही नहीं, उन तमाम चीजों पे जो खाद्यान्न है और जरूरी चीजें हैं, कोयला है और बहुत सारी चीजों की ढुलाई के दाम बढ़ा दिए। तो ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, ये बजट भी नहीं है। मैं इसको टेक्निकली बजट नहीं देख पा रहा हूं, ये पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना में भारत के सबसे बड़े उपक्रम को, सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र है। अब स्पॉन्सरर के नाम पे गाड़ियां होंगी, अब गंगा जमुना एक्सप्रेस नहीं चलेगी, अब अडानी मेल चलेगी, अंबानी एक्सप्रेस चलेगी। तो उससे दिक्कत क्या है? काशी और बता रहे हैं क्या दिक्कत? ये तो स्पॉन्सरशिप है, इसमें दिक्कत क्या है? वो अभी बता रहे हैं आपको। अब आपके स्टेशन काशी और प्रयाग नहीं होंगे, अंबानीपुरम होगा या अडवाणी नगर होगा। तो इस तरह आप भारतीय राजनीति को एक वर्ग विशेष के लिए, भारतीय रेल को एक वर्ग विशेष के लिए चला रहे हैं और इससे आप न 125 करोड़ जनता का हित कहीं से करने नहीं जा रहे। नहीं तो इसमें राजस्व मिल रहा है। ठीक है विकास जी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, आप रेलवे के बड़े अधिकारी रहे हैं, ये राजनीतिक टिप्पणियां तो मैं सुबह से करीब 4 बहस में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तमाम लोगों से मैंने सुनी, कहीं उत्तर प्रत्युत्तर हुए। और मैं जानता हूं दलीय सीमाएं बड़ी गहरी होती हैं, उनकी अपनी विवशताएं होती हैं। मुझे एक निष्पक्ष उस क्षेत्र के जानकार के नाते बताइए, ये इस बजट में क्या अच्छा है, क्या खराब है? इस बजट में काफी अच्छी बातें हैं। देखिए कि जो पब्लिक की मेन कंप्लेंट्स रहती थी कि बैठने को जगह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेडीज को हरेस किया जाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, स्टेशन साफ सुथरे नहीं रहते हैं, ट्रेन में गंदगी रहती है, टाइम से नहीं चलती हैं। तो इन बातों को काफी हद तक इसमें दूर करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये सारी दिशाओं में कार्य काफी तेजी से होने की उम्मीद है और आशा की जाती है कि ट्रेन की हालत आगे आने वाले समय में काफी अच्छी हो सकेगी। इस लिहाज से मैं बजट को काफी अच्छा समझता हूं। पांडे जी, कोई बड़ी कमी? जी, कोई बड़ी कमी दिखती है? बड़ी कमी ऐसी नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे ट्रेन का जब 200 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलाएंगी तो उसमें ट्रैक के ऊपर तकलीफ हो सकती है। दूसरा, ये जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं, इनमें अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और ट्रेन की स्पीड बढ़ने पर, खास तौर से बसें और इस तरह की व्हीकल्स ट्रैक के ऊपर आ सकती हैं, उससे एक्सीडेंट्स के बढ़ने का खतरा रह सकता है। जी, ठीक बात पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि हम सब लोगों का तो ट्रेन से उतना ही वास्ता है कि भाई टिकट ली, इटावा में से बैठे, कानपुर उतर पड़े, इतने ट्रेन हम जानते हैं। हम ट्रेन चलाने का मैकेनिज्म नहीं जानते, ना नेता ना पत्रकार। जितना हम जानते उतने सत्यदेव जी जानते, उतने शिव प्रताप जी जानते, उतने धसमाना जी, उतने वीरेंद्र बिष्ट जी। हम लोग का वास्ता उतना ही है भैया। और स्टेशन पर झंझट झगड़ा मारपीट जो होती है रेलवे के लोगों से, वो भी इन्हीं बवालों को लेके होती है कि भाई खाने में काकरोच क्यों निकला, गंदगी क्यों है, शौचालय साफ क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं ट्रेन में। इन्हीं मुद्दों पर विवाद होता है। ट्रेन लेट क्यों चली, इस पर संघर्ष हो जाता है कई बार स्टेशन के अधिकारियों और जनता के बीच में। ये आपने बड़ी अच्छी बात, इसीलिए मैंने कहा राजनेताओं के पास जाने से पहले उस आदमी के पास जाएं जिसने एक मंडल में ट्रेन चलाई है, मंडल भर के जिसने जिम्मेदारी निभाई है, वो हम सबको बता पाएगा। जी, हम लोगों के साथ दिक्कत है, हम हर चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। समस्या ये है, मैं तो पहले कहता हूं, पहले मैं समझ लूं, सीख लूं किसी समझदार आदमी से, तब बहस आगे बढ़ाऊं।
पांडे जी इसीलिए आपके पास में आया। एक बात मैं कहूंगा, फिर बहस विकास जी आगे बढ़ाएंगे। मैंने 4 घंटे लगा इस पर बहस की है, आज के बजट पर अलग अलग समयों पर। एक बात बड़ी प्रमुखता से आई, उस बात को मैं रेफर करूं, दत्तमाना साहब आप भी सुनिए गौर से। वो बात आई जिसको सत्यदेव जी ने उद्धृत किया कि प्रयाग का नाम बदलकर हो जाएगा मानीपुरम और प्रयागराज एक्सप्रेस का नाम हो जाएगा अडानी मेल। मैं सत्यदेव जी से नहीं, ये पांडे जी मैं लगातार टिप्पणी नहीं करी, मैं समझ गया। मैं 2 बातें कहूंगा सत्यदेव जी से, एक तो प्रमाण दूंगा और दूसरी बात तथ्य रखूंगा। प्रमाण ये, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार, वो हरियाणा में, धर्माना साहब आप भी सुनिए, हरियाणा में मोनो रेल लेके आई सरकार के पैसे से। 6 डिब्बों की ट्रेन 22 किलोमीटर की पैरावेरी को कवर करती है, इनर सर्किल ऑफ हरियाणा गुड़गांव। 2 विकल्प थे, जमीन तो सरकार ने दे दी। 2 विकल्प थे, जो इन्वेस्टमेंट था 4,000, 10,000, 20,000, जितने भी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उसके लिए टैक्स लगा दे, या सरकार का कोई अपना बैंक अकाउंट, तो मुख्यमंत्री की तनख्वाह से तो मोनोरेल आ नहीं जाएगी। सरकार का कोई अकाउंट होता नहीं, जो टैक्स से आता है, रेवेन्यू आता है, वही सरकार का अकाउंट। या इसके लिए कुछ इनोवेटिव सोचे। मैं बधाई दी मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैं जब गया मोनोरेल देखने, उसका उद्घाटन हुआ, उसके अगले दिन मैं गया, उनका बड़ा आग्रह था, उनका और उनके बेटे का। मैं गया, उन्होंने कहा बादशाहपुर एक जगह है गुड़गांव में, बादशाहपुर लिखा है ऊपर और नीचे इंडस बैंक स्टेशन, इंडस बैंक की एक पट्टी चिपकी है। मैंने पूछा कांग्रेस के मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे 6 स्टेशन आते हैं इस पूरे मोनोरेल में, मैंने 6 स्टेशन ऐसे ही प्रयोग के जरिए किए, इससे मुझे लाभ यह हुआ। मैंने कहा आप स्टेशन बनाने का खर्चा दो, आप इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लो, आपका प्रचार हो रहा है। मुझे बात अच्छी लगी। इसमें समाजवाद, सामाजिक न्याय, भारत की स्वतंत्रता, भारत की गरिमा, आजादी की परंपरा कहीं से खंडित नहीं हुई, कहीं से भी खंडित नहीं हुई। हरियाणा में न गुड़गांव टूटा, न गुड़गांव में क्रांति हुई, जनता को एक अच्छी सेवा मिल गई। भूपेंद्र हुड्डा बधाई के पात्र हैं। क्या समस्या इसमें? यह प्रयोग सुरेश करे तो बुरा और भूपेंद्र हुड्डा करे तो अच्छा, इसमें समस्या क्या है भाई? अग्निहोत्री जी, समस्या बहुत बड़ी है। अगर आप मेरी भी बात, तो दीपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए था ना कांग्रेस अध्यक्ष को। दीपेंद्र हुड्डा को भी बता चुका हूं और आपको भी बताना चाहूंगा। नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को बताना चाहिए था अगर देश टूटा है। कांग्रेस अध्यक्ष को भी चिट्ठी भी लिख चुका हूं। मैं केवल हवाई में भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको निवेदन करूंगा, ये इस पूरी की पूरी रेल को प्राइवेटाइज करने का एक तरीका है। आप हर चीज को प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, कल्याणकारी सरकार को आप पूंजीपति सरकार बनाते चले जा रहे हैं। बुनियादी बात यह है, ठीक है, इस वो नाम ठीक है, ठीक है शिव प्रताप जी, जी निजीकरण और ज्वाइंट वेंचर, इन दोनों में मौलिक अंतर है, छोटा मोटा नहीं, मौलिक अंतर। निजीकरण होता है जब 51% इक्विटी ट्रांसफर हो जाए प्राइवेट आइडेंटिटी के साथ। ठीक, भारत के किसी सरकारी उपक्रम में 51% इक्विटी तो किसी निजी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो रही, तो उसको निजीकरण कहना तकनीकी तौर पर भ्रम फैलाना हो जाएगा। फिर तो ज्वाइंट वेंचर तो बहुत सी जगह होता है, ज्वाइंट वेंचर तो हर जगह हो रहा है, पोर्ट्स में हो रहा है, हाईवेज में हो रहा है, बीओटी के आधार पर हर सड़कें बन रही हैं। क्या देश टूट गया? देश नहीं टूटता है। अजब बात है भाई, यमुना एक्सप्रेस में बना, उसमें क्या देश को नुकसान हो गया? इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, 90 मिनट में आदमी आगरा पहुंच रहा है, उसमें क्या समस्या? मैं समझ नहीं पाया। क्या मालिक जेपी हो गया क्या उसका? नहीं ना। देखिए, नहीं, आपकी बारी आ गई, आपकी बात आ गई शिव प्रताप जी। निजीकरण तो तब होगा जब 51% का मालिक एक आदमी हो जाए, निजी आदमी,
क्या ऐसा प्रस्ताव है? अगर ऐसा प्रस्ताव नहीं तो फिर ये प्रचार क्यों? वास्तव में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा अग्निहोत्री जी। मैं दिल्ली के चुनाव में रहा और दिल्ली के चुनाव में एक बात एकाएक उठा दी गई कि 58 वर्ष की आयु हो जाएगी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की। प्रधानमंत्री तक को इस बात के लिए सफाई देनी पड़ी कि मेरे एजेंडे में कहीं नहीं है। आज सुरेश प्रभु ने जो बात कही है, एक बहुत साफ बात उन्होंने कहा कि हम पिछली योजनाओं को पहले पूरा करने का काम करेंगे। सत्यदेव जी से सहमत होंगे कि पिछली योजनाएं कांग्रेस के समय की भी, इनकी सरकार के समय की भी है। अगर एक रेल मंत्री यह कहता है कि मेरी प्राथमिकता यह है कि हम आपके समय की गई घोषणाओं को भी अपने घोषणा में लेकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे, तो इनको तो आगे बढ़कर के सुरेश प्रभु को शाबाशी देनी चाहिए। ये शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि उस शाबाशी देने की जगह ये कहेंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उन्होंने साफ ये कहा कि भाई हम रेल का किराया नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि रेल को एक आय का अलग से मापदंड हम तय करेंगे, जिसमें विज्ञापन के जरिए वह पैसा आएगा। बिल्कुल, विज्ञापन के जरिए अगर पैसा आएगा तो कौन सी बड़ी बात है भाई? रेलवे उससे सशक्त होगी। से नहीं हो पाया था। रेलवे को आज पूरी की पूरी स्थिति है कि रेलवे में 1 रुपए में 96 पैसे अगर उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च हो जाता है, 4 पैसे पर पूरे हमारी आमदनी है। अगर हम उस आमदनी को बढ़ा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस स्वागत करने की अपेक्षा आदरणीय पांडे जी ने अभी कहा ना, सोमनाथ पांडे जी ने, गोरखपुर के भी रेल के निजीकरण को लेकर तो जवाब मिल गया। निजीकरण को लेकर इनका कांग्रेस ने सवाल उठाया था, उसका जवाब इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। बिल्कुल, दसमाना उनका है, शायद ये सही है, अंतर्ज्ञान मेरा होगा या आपका होगा, ठीक है। शिवप्रताप जी टेक्निकल वो है, बिल्कुल हम लोग टेक्निकल नहीं है, लेकिन हम लोग देखने के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि सत्यदेव जी को भी आगे बढ़कर के शाबाशी देनी चाहिए थी। सुरेश प्रभु को यह कहना चाहिए कि सुरेश प्रभु जी जो आपने किया है वो ठीक किया है। शिवप्रताप की आवाज मिल रही जी, हो गई बात। धस्माना जी, निजीकरण को लेकर तो जवाब मिल गया, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी परिवहन की बसें चलती हैं जिनमें स्पॉन्सरशिप होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ही की सरकार है वहां उत्तराखंड में। अब जब निजीकरण को लेकर के जो पांडे जी कह रहे हैं, कोई दिक्कत, कांग्रेस ने सिर्फ सवाल उठाया, बाकी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा बजट, सिर्फ अगर निजीकरण को लेकर जिसका जवाब भी मिल गया, थोड़ी दिक्कत थी आपको। महंगाई को लेकर भी धस्माना जी आपसे सवाल है। धस्माना जी आपसे सवाल है। देखिए, एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बजट आया है जी, उसमें अगर आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो मुझको ये समझ में नहीं आया बजट में, बजट का मतलब क्या होता है। सरकार ने और रेल मंत्री जी ने, मैं इस बात का स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा कि पहली की जो घोषणाएं हैं जी, उन घोषणाओं को पूरा करना है, ठीक। लेकिन उनके लिए प्रोविजंस क्या किए। देहरादून में, उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए सर्वे के लिए पैसा हुआ था, वो सर्वे हुआ, उसके प्रस्ताव लंबित हैं। अब आपने उस रेल लाइन के, जो रेल लाइन बननी है नई, पूरे देश के और दुनिया के लोगों को इंतजार है। 4 धामों के लिए पूरा उत्तराखंड प्रसिद्ध है। 5 पार्लियामेंट के मेंबर चुनकर के उत्तराखंड ने बीजेपी को दिए। मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि ये तो पता लगे पूरे बजट भाषण में उत्तराखंड के नाम का तो उल्लेख है नहीं, लेकिन उत्तराखंड की जो प्रस्तावित योजनाएं थी उनके लिए प्रोविजंस क्या किया गया। धस्माना साहब, किसी भी राज्य का उल्लेख नहीं, इंतजार तो कर लीजिए। उन्होंने कहा समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। नई ट्रेनें शुरू नहीं की गई, नई रेल लाइन को लेकर के। सुनिए, 1,37,000 किलोमीटर को लेकर ट्रैक की बात है, उसमें उत्तराखंड भी आ जाए, इंतजार तो कीजिए। उन्होंने कहा समीक्षा होने, रिपोर्ट आ जाएगी बहुत जल्द। मैं निवेदन कर रहा हूं, रिपोर्ट आ जाएगी। बजट, रेल बजट आया है आज, पूरा कोई सप्लीमेंट्री कुछ नहीं आना है, पूरा रेल बजट आया है। धस्माना साहब, बागेश्वर की लाइन थी हमारी। धस्माना साहब, इसमें मैं एक फैक्चुअली थोड़ा सा चीज जोड़ दूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रेल मंत्री ने जो कहा, मैं अक्षरशः उद्धृत कर दूं, उन्होंने कहा इस संसद के इसी बजट सत्र में, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, संसद के इसी बजट सत्र में मैं वह सूची पटल पर रखूंगा। इसी बजट सत्र में रेल मंत्री ने यह कहा है, इसलिए नहीं आना कुछ, यह फैक्चुअली ठीक नहीं है। नहीं, उत्तराखंड देखिए, अरे भाई, देश में उत्तराखंड है कि देश से बाहर है?
देश में ही है ना मित्र। अग्निहोत्री जी, मैं निवेदन ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता को बेताबी से इंतजार है। एक मिनट शिव प्रताप जी, एक मिनट जी, दसमाना साहब, उत्तराखंड की जनता को हाँ बेताबी से इंतजार रहेगा। पूरे देश को इंतजार है, पूरे देश को। दसमाना साहब एक बात कहो, दसमाना साहब एक बात जरूर कह दूं, गोविंद बल्लभ पंत जी, केसी पंत, उनके बेटे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छोड़ के हर महत्वपूर्ण पद पर रहे, तिवारी जी कांग्रेस के शासन में, गोविंद बल्लभ पंत जी नेहरू जी के समकक्ष, इतने लोगों, और ये 4 धाम आज तो प्रकट नहीं हुए, इतने बड़े बड़े लोग जो देश में चाहे जो करा देते, ये उत्तराखंड में 15 मीटर पटरी नहीं बढ़वा पाए अंग्रेजों के बाद से, जब से अंग्रेज गए। ऐसे 68 साल हमने रेल चलाई है, 44,000 किलोमीटर की पटरी अंग्रेज छोड़कर गए थे। मैं दिन में आज 4 बार रिपीट कर चुका हूं, 5वीं बार कर रहा हूं। 44,000 किलोमीटर पटरी अंग्रेज छोड़कर गए थे, हम 65,000 तक उसको ला पाए 68 साल में। आज हमको 4 दिन की प्रतीक्षा नहीं। क्या उत्तर प्रदेश का नाम है, आंध्र का नाम है? तब तो ये सवाल उठता है कि वहां पार्शियलिटी है। जब कहा गया कि सरकार समीक्षा करके संसद के इसी सत्र में एक सूची रखेगी संसद की मंजूरी के लिए, तब इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति नहीं, मैं तो कह रहा हूं हमें बेताबी से इंतजार रहेगा। बिल्कुल, सबको है, सबको है। सूची प्रेषित करें। हाँ बिल्कुल, फिर उपेक्षा की आरोप अभी मत लगाइए, उपेक्षा का अभी आरोप नहीं, आरोप इसलिए, देखिए बजट आया है पूरा, और पूरे बजट में जिस प्रकार से उत्तराखंड का धसमाना साहब, पूरे बजट में 68 साल जिस धरने का बजट आता रहा, उस ढर्रे ने देश को क्या दिया ये हमारे सामने है। मैंने तो आंकड़ा रख दिया ना, 44,000 किलोमीटर और 65,000 किलोमीटर। ऐसी योजनाओं का क्या मतलब? आमान परिवर्तन की रेवड़ी, सर्वे की रेवड़ी और नई ट्रेन की रेवड़ी हर रेल मंत्री ने भरपूर बांटी, और हमारे बिहार के जितने रेल मंत्री रहे उन्होंने तो गजब ही कर दिया। देश में कहीं ट्रेन जा रहे हो नहीं, कहीं जा रहे हो, उन्होंने कहा मेरे घर से गुजारो इसको। ऐसा व्यवहारिक प्रयोग रेल के साथ किया। अगर कोई नई परंपरा पड़ती है, कोई नया विजन सामने आता है कि समीक्षा के बाद हो जाए, तो कोई आपत्ति देश को है क्या? ये नियम सारे देश के लिए बना, अकेले उत्तराखंड के लिए नहीं बना। नहीं, मेरे से आपने जिस संदर्भ में मेरे से पूछा है, क्योंकि बजट आया है और बजट में जो परिपाटी है, परिपाटी को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है, नई परिपाटी डाली जा रही है। के लिए परिवर्तित होना चाहिए तो, क्योंकि 68 साल में परिणाम नहीं मिला। वीरेंद्र मिश्र जी, 68 साल जो परिपाटी परिणाम नहीं दे, योजनाएं मिथ्या हो जाए, रेल मंत्रियों के वचन झूठे हो जाए, जनता उन पर आपत्ति करे बाद में, तो वो परिपाटी बदल दी जानी चाहिए। इसमें कोई बुराई है क्या वीरेंद्र जी? अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पहली बार भारत में ऐसा सबको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, किसी प्रांत के नेता के द्वारा बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। पहली बार देखने को मिला है कि जो रेल मंत्री सदन के पटल पे कह रहा है कि आज से पूर्व की जो घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, और आगे जो भी चीजें हमारे सामने आई हैं उसको हम सदन के पटल पे रखेंगे सूचीबद्ध करके। हम किसी चीज के मना करने वाले नहीं है, लेकिन रेल की जो व्यवस्था आज हो गई है, जो रेल का राजनीतिकरण हो गया है, उसको उबारना है। रेल पर जो राजनीतिक दबाव था उसको उबारने की दिशा में यह पहला कदम है। यह कदम स्वागत योग्य है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए कि देश के रेल मंत्री ने छोटी छोटी चीजें, जो एक मुसाफिर रेल में जाता है उसकी चिंता करता है कि उसकी सीट कैसी होनी चाहिए। आजादी के बाद जो बैठने की हमको सीट मिली है, जो ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी मिली है, उस सीढ़ी में परिवर्तन होना चाहिए। वहां के शौचालय टॉयलेटों में सुविधाजनक
होने चाहिए वो हटने चाहिए। ठीक है, स्वस्थ पानी मिलना चाहिए, स्वस्थ रेल होनी चाहिए, स्वस्थ भारत बनना चाहिए। विकलांग व्यवस्था, एक विकलांग की चिंता की गई है, महिला सुरक्षा की चिंता करी है, क्या इसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? ठीक है विश साहब, परंपरा की शुरुआत। ठीक है, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे बड़े भाई सत्यदेव जी जिस इलाके से आते हैं, सरकारें राजनीति का कितना गंदा खेल खेलती हैं सरकारी पैसे से, और अब तक खेलती रही। और अगर ऐसे कुछ नए विजन के लोग नहीं आए भारत की राजनीति में तो ये खेल तबाह कर देगा भारत को। इनके जिले में एक गांव में 100 करोड़ रुपया लग गया हवाई पट्टी पर, 100 करोड़ अब तक। आरटीआई से आया जवाब, मेरे पास नहीं था। 100 करोड़ उस हवाई पट्टी से 22 करोड़ लोगों में से कितनों का हित हो रहा है? 22 लोगों का, और पैसा लगा 22 करोड़ लोगों का। ऐसा काम करना चाहते हैं हम? सोमनाथ पांडे जी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सब समझ गए, 22 लोगों के लिए 100 करोड़ रुपया लग गया। ये लोकतंत्र है, इसलिए आजादी की लड़ाई हुई थी, इसलिए गांधी मरे, इसलिए चंद्रशेखर ने कुर्बानी दी कि 22 लोगों के लिए 22 करोड़ की आबादी दांव पर लग जाए। मैंने ममता बनर्जी का बजट देखा, माफ करिएगा, लखनऊ दिल्ली से थोड़ा दूर है। मैंने 25 साल रिलीजियसली पार्लियामेंट में बैठकर मीडिया दीर्घा में रेल बजट को कवर किया है। हर बजट के बाद नारा लगता था, बंगाल का बजट, बंगाल का बजट, बिहार का बजट, बिहार का बजट। यह भारत के लिए अच्छी बात है? यह क्यों लगता था नारा? पार्लियामेंट के मेंबर्स ही लगाते थे। यह बिहार का बजट है, यह बंगाल का बजट है, यह तमिलनाडु का जाफर शरीफ थे तो वहां का नाम होता था। क्यों? यह भारत का बजट क्यों नहीं हो? पांडे जी, जिस बात पर बड़ी आपत्ति है कि भाई ट्रेन और स्टेशन पर अगर विज्ञापन होगा तो रेलवे का निजीकरण हो जाएगा। आप बड़े अधिकारी रहे, जरा मुझे समझाइए, क्या निजीकरण हो जाएगा उससे? इससे कोई निजीकरण होने की ऐसी बात नहीं है। विज्ञापन तो हर जगह होते हैं, टीवी पर भी इतने होते हैं, तो क्या टीवी का निजीकरण हो जाता है? ये जितने भी हैं विज्ञापन, चाहे ट्रेन के ऊपर लगे या स्टेशन के ऊपर उनको बताया जाए, इससे कोई निजीकरण का तो बात नहीं होती। वो तो कमर्शियल है, फंड्स इकट्ठे करने का। सुनना चाहते हैं जी पांडे जी, आगे जी पांडे जी। सुरेश प्रभु के भाषण को भी सुन लेते। जी पांडे जी कहिए। जी पांडे जी अपनी बात कहिए। हाँ, नहीं, हम यही कह रहे थे कि निजीकरण का इसमें कोई संबंध नहीं है। जी, कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ब्रेक लेते हैं, अभी वक्त है। चुनौतियां कितनी होंगी? जो पांडे जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि एक लंबा ट्रैक होगा, रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, तो जाहिर तौर पर पटरियों को कुछ नुकसान हो सकता है। उसके लिए तैयारी हमारी कितनी है? पटरियां कितनी तैयार हैं? और क्या सरकार इस पूरे मसले को लेकर के गंभीर है कि अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी तो फिर क्या स्थिति होगी? उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भी कई चुनौतियां हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सत्यदेव त्रिपाठी जी, दो बातें हैं, कम से कम इसकी आप तारीफ करेंगे कि जो सुविधाएं दी गई यात्रियों को, जो सुरक्षा दी गई है, एक छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा गया, सफाई के लिए अलग विभाग बना दिया गया। ये जो आपकी सरकारें नहीं कर पाई वो इसने कर दिया। आप इसकी भी तारीफ करेंगे कि राजनीति की जगह इस बजट में नहीं छोड़ी कि चलिए बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां पर कोई फैक्ट्री दे दी जाए, भेदभाव, ये भी कुछ नहीं दिखा। इसकी तो तारीफ करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया था। विकास जी, अब हमारी बात भी सुनेंगे? जी बोलिए। ये बजट किसान और आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ाने वाला होगा। आज आप इसकी जो चाहें जितनी चाहें तारीफ कर लीजिए। 1 महीने बाद आप ही के चैनल पर मैं आपसे पूछूंगा कि यूरिया के दाम क्या हैं, तेल के दाम क्या हैं, अनाज के दाम क्या हैं। केवल एक निजीकरण ही बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आम आदमी की सहूलियत में। अगर महंगाई नहीं है तो महंगाई के नाम पर तो आप चुनाव लड़के जीते हैं। महंगाई भ्रष्टाचार का मंत्र आपने जपा और आप अपने उस ये 5 साला योजना आप दे रहे हैं।
ये बजट नहीं है, ये 5 साल योजना है, एक स्कीम है। आप महंगाई बढ़ाने जा रहे हैं और किराया नहीं बढ़ाया ये कह के आप नहीं बच सकते। किराया तो आपने तुरंत बढ़ा दिया था। और जिन सुविधाओं की बात आप बार बार दोहरा रहे हैं वो अभी देखने को हैं। अच्छे दिन आएंगे, 10 महीने में अच्छे दिन कितने आए हैं, कितनी सुविधाएं मिलेंगी? आज ही बोल दिया तो आज ही सफाई नहीं होता। घोषणा का मतलब होता अमल में लाना, ये इसके मतलब नहीं कि जुबान यही हो गया। दिक्कत है, मेरी बात तो सुनिए। नहीं आ रहा है 10 महीने में तो बाल धुलाई की बात है, जितनी रफ्तार से बाल धुलाई आपके शासनकाल में है कि विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार को जो अधिकारियों के माध्यम से आप सब लोग कराते थे उनको एक एक करके हम जनता के सामने ला रहे हैं। और जहां तक बात आपने महंगाई बढ़ने की, इसी पर अनंत कुमार ने जो रसायन मंत्री उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम यूरिया के दाम नहीं बढ़ने देंगे। आप महंगाई के वो कर रहे हैं, एक मंत्री की बात पर कमेंट कर रहे हैं, दूसरे मंत्री सीधे सीधे कह रहा कि हम नहीं बढ़ने देंगे, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, सत्यदेव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि माल ढुलाई में जो है पहली बार बढ़ोतरी की गई, इससे 10 साल में तो हुई नहीं है, यही कह रहे हैं ना? अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूंगा। ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि माल ढुलाई की बढ़ोतरी हुई है, इसे भी ठीक। जी बिल्कुल ठीक बात है, हुई है, वो तो तथ्य है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मायावती जी ने कहा, पांडे जी, मायावती जी ने कहा, अब तो आप बोल सकते हो, अब तो आप रिटायर हो गए, अब क्या दिक्कत है? मायावती जी ने कहा केवल घोषणाएं हैं। मैं बड़े पशुपेश में पड़ गया। 25 साल में 25 बजट देखे, इंटरिम बजट जोड़ लीजिए तो कुछ ज्यादा हो गए होंगे, कई बार इंटरिम बजट भी आए, बीच में सरकारें अस्थिर हो गई, विश्वनाथ प्रताप, चरण सिंह राय के, गुजराल देवी गौड़ा, तो उसमें कितने बजट कौन ले आया पता ही नहीं, हिसाबी किताब रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। खैर, मैं समझ नहीं पाया पार्लियामेंट में बजट कोई लाए, इवन जवाहरलाल जी भी लाए, मान लीजिए लाए होते, या सत्यदेव जी लाए या अमिताभ अग्निहोत्री लाए जी, पार्लियामेंट में बायो वैक्यूम टॉयलेट बना के तो नहीं दिखाया जा सकता, डेमो तो हो नहीं सकता, घोषणा ही होगी। पार्लियामेंट में वैक्यूम टॉयलेट बना के डेमो तो नहीं किया जा सकता ना सदन के अंदर। पांडे जी, वो एग्जीक्यूशन का काम तो फिर मशीनरी के हाथ में आएगा ना, जो तंत्र है। पार्लियामेंट तो विजन ही देगी ना। बिल्कुल जी हाँ, जो काम होगा फील्ड में उसका जो रिजल्ट परिणाम आएगा वही पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है, देखा तो नहीं जा सकता वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यदेव त्रिपाठी जी, अगर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया गया है तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, मतलब आपने कुछ किया नहीं, एक पहल हो गई, कम से कम कदम आगे बढ़ा दिया, तो आप इतनी आलोचना कर रहे हैं जो आप कभी कर नहीं पाए। कम से पहल की स्वागत तो कर दीजिए त्रिपाठी जी। विकास सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या गलत है कदम? विकास शर्मा जी, अगर हम अपने शुरू करेंगे विकास के रास्तों को बताना तो ये बहस दूसरी जगह चली जाएगी। नहीं, मेरा सवाल है, जो सुविधाएं सीनियर सिटीजन को दी गई, मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी, मेरी राय अलग है। कुछ तंत्र में राय बिल्कुल नहीं होगी तो एक तंत्र होगा। मत भिन्नता का स्वागत है, बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सत्यदेव जी, मत भिन्नता का स्वागत है, आपके असहमति के अधिकार की मैं अंतिम समय तक अक्षुण्ण रखूंगा उस अधिकार को। धस्माना जी कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली उठा रहे थे। जी धस्मान साहब जी, मैं एक बात ये कह जी, हमने थोड़ा सा बहस हमारी जो है वो केवल प्राइवेटाइजेशन तक लिमिटेड हो गई। नहीं, बड़ा मुद्दा ही वो बनाया गया, बड़ा मुद्दा ही वो बनाया गया, इसलिए बहस नहीं, इन टोटलिटी जो है बजट देखा जाता है जी। मैंने आपसे शुरू में कहा कि नई परिपाटी डालने की कोशिश की गई, मैं उसका एकदम खंडन और निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, त्रिपाठी जी ने भी कहा 7 महीना पहले आपने 14% किराया बढ़ाया था। 7 महीना बहुत होता है कुछ दिखाने के लिए, कुछ दिखाते हैं आप। आपने उस समय भी कहा कि जब 14% किराया बढ़ाया गया कि अगर सुविधाओं के लिए थोड़ा सा किराया बढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 7 महीना पहले जो कच्चे तेल की कीमतें थी आज 60% कम हो गई। आपने आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने किराया नहीं बढ़ाया। मैं इन टोटलिटी बजट की बात कर रहा हूं। जी। मैंने आपसे कहा मैं पूरा खंडन नहीं कर रहा हूं। अब बजट पे पूरा डिस्कशन तो तब हो पाएगा जो प्रस्तावित पुरानी जो योजनाएं थी उन पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है, उन पे क्या काम होना है, उनके लिए क्या प्रस्ताव है। क्योंकि बजट का मतलब घोषणाएं, मतलब बजट भाषण होता है,
उसमें प्रपोजल्स होते हैं, उसमें प्रस्ताव होते हैं, उसमें बजटरी प्रोविजंस होते हैं। तो आपने ये सुविधाएं अच्छी बात है, ट्रेन में निश्चित तौर पे आप और हम यात्रा करते हैं, उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए, उसमें जो मानव रहित जो गेट हैं उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, सायरन की निश्चित तौर पे होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें पिछले कई सालों से कई बजट्स में की गई हैं। लेकिन आपने 7 महीना पहले जो किराया बढ़ाया था, सुविधाओं के नाम पे आपने आज तक 7 महीने में क्या सुधार की शुरुआत करी, कुछ पता लगता? आज मुंबई से लेकर के जहां के प्रभु जी हैं, वहां से लेकर के पूरे देश के अंदर अगर बजट में, क्योंकि इतने वर्षों से घोषणाएं होती थी, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, नई लाइंस की घोषणाएं होती थी, नए सर्विस का घोषणा होती थी, तो निश्चित तौर पे लोगों को लगेगा कि कुछ हुआ नहीं। हम तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में सूची ये पूरे पार्लियामेंट के सामने रखें इस बजट में, वो प्रस्तावित लाइनों के लिए क्या क्या बजटरी प्रोविजंस है। मैंने आपसे कहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। नहीं, धस्माना साहब आपकी बात आ गई। वो एक संवैधानिक वचनबद्धता है जिसको मंत्री ने दोहराया कि बजट सत्र में पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए रखेंगे, दिखाने के लिए नहीं। सरकार तो संविधान से ही चलेगी, उसका हेड मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, व्यक्तियों से थोड़ी ना सरकार चल सकती है। और अच्छी बात कही प्रभु ने कि ठीक है, पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए लिस्ट लाएंगे। जब लाएंगे तो हम एक बार फिर बहस के लिए बैठेंगे, बहस करेंगे। अभी मैंने धस्माना साहब, मैं इस तरह की प्रवृत्ति का विरोधी रहा जीवन भर। मैं उदाहरण दे दूं कांग्रेस के मित्रों के लिए। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और वो एक अननोन आदमी, मतलब अननोन तो मैं नहीं कहूंगा, एकेडमिक क्षेत्र में जानकार थे, लोग उनको जानते थे, लेकिन राजनीतिक अखाड़े के अननोन आदमी, एक भद्र पुरुष मनमोहन सिंह को उन्होंने कॉल किया, बोले भाई तुम आओ वित्त मंत्री बनो। सत्यदेव जी को जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, राजेश पायलट ने उसमें धो के फेंक दिया मनमोहन सिंह को नरसिंह राव के सामने, बोले ये कांग्रेस डुबो देंगे। रात में मनमोहन सिंह घर आए और उन्होंने इस्तीफा भेज दिया नरसिंह राव को। वो नरसिंह राव थे जिन्होंने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम रहोगे। दुनिया के लोगों ने निंदा की कि देश बेच रहे हैं। मैंने कहा यह आर्थिक उदारवाद भारत की जड़ता को तोड़ने के लिए जरूरी है। राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, मैंने उसकी सराहना की। मैं पार्टियों के बंधन में नहीं बंधता, इसलिए आंख बंद करके आलोचना करने वालों के खिलाफ खड़ा रहता हूं। आंख खोल के तर्क पर बात करें, उसका स्वागत है। तर्क का स्वागत, कुतर्क का तो उत्तर ही नहीं समाज में। मैं राजीव गांधी की तारीफ करता हूं। ये कंप्यूटर है जिसने बहुत सारा भ्रष्टाचार कम कर दिया रेलवे में। ये तकनीक है, इसका स्वागत है। ये श्रेय भी जाता है लोगों को। मैं इंदिरा गांधी की प्रशंसा करता हूं, उनके कई फैसलों की। मैं सुरेश प्रभु की भी प्रशंसा करता हूं, बस यही मेरा दोष है। मैं मुलायम सिंह जी के कुछ फैसलों की तारीफ करता हूं, मायावती जी के कुछ अंदाज की तारीफ करता हूं, ये कल्याण सिंह जी के कुछ फैसलों की तारीफ करता हूं, उनके शासन करने की शैली की तारीफ करता हूं। कोई नाराज हो तो और खुश हो तो। आज के बजट को इस संदर्भ में भी देखना चाहिए। विवाह के अवसर पर हम लोग जाते हैं बधाई देने वरवधू को। शिवप्रताप जी मंच पर जाके यही कहते आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, ईश्वर कृपा करे, खूब सफल रहो, दोनों कुलों का नाम रोशन करो। अगर कोई जाके ये कहते हमारे आप जैसा आदमी जो समझदार समाज में माना जाए, ये कहे कि भाई देखिए शादी तो हो गई, अब मैं बधाई तो चलिए दे देता हूं, मैं इस मौके पर ज्यादा क्या कहूं, लेकिन बच्चे कैसे पैदा होंगे इसका कोई गारंटी है क्या? ये तर्क तो नहीं उस वक्त चलेगा ना। बजट का अमली जामा का जो समय है वो तो आए, वो बीत जाए तो आरोप लगाना स्वाभाविक है। तो प्रभु क्या महाप्रभु भी बजट लाए हो तो उनकी निंदा होगी इसी मंच पर। हम पैसा जुटा नहीं पाए, रेलवे बिना पैसे के चल नहीं सकती, उसकी सांसें उखड़ रही, हमने पटरी नहीं दे पाई, हम उत्तराखंड में ट्रेन नहीं, पटरी नहीं बिछा पाए, हम टोक को नहीं जोड़ पाए रेल लाइन से। ऐसे सैकड़ों उदाहरण में गिना दूं। क्यों? पैसा नहीं है भारत के पास। अगर पैसा लाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ विजन सामने आए तो उसकी निंदा करिए। जेके चौराहा, लाल इमली चौराहा कानपुर में है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के समय भी था। क्या देश टूट गया?
वो तो पीपीपी मॉडल नहीं है, फिर भी है, फिर भी है। गाजियाबाद में कटोरी मिल चौराहा है, कटोरी मिल वाला तो पीपीपी में नहीं है, पैसा भी नहीं देता और नाम भी चल रहा उसका। मोदी नगर भी है, मोदी नगर है, देश टूट गया। अग्निहोत्री जी, क्या भाई कैसे बात है? बात का कोई तर्क होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। आलोचना के लिए आलोचना ठीक नहीं चाहिए, सो हम सुनने नहीं आए। जी सत्यदेव जी, ऐसा है अग्निहोत्री जी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, आप डेमोक्रेसी की बुनियाद के साथ प्रोफेसर हेराल्ड लास्की की एक बात सुन लीजिए, कृपा करके, अन्यथा मत लीजिएगा। सरकारों का काम है समाज और देश के लिए अच्छे काम करना, और विपक्ष का काम है उन अच्छे कामों में कौन कौन खराबियां हैं, कौन कौन कमियां हैं, उनकी ओर इंगित करना। एक दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि विपक्ष जो कह रहा है वो बिल्कुल कोई बदनीयती से कह रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने तो कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाइए, लोग अपने आप तालियां बजाएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आ रहे, काला धन नहीं आ रहा, तो उस काले धन न आने पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो गलत नहीं है। को लेकर के अगर जो आपने कहा है तो उसी बात को तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। आज अगर आपके किए गए समय के अधिकारियों को जो हम पर्दाफाश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसको भी तो अच्छा दिन कहना चाहिए। मैं बिल्कुल अच्छा कहता हूं, इसको भी अच्छा दिन कहना चाहिए, लेकिन केवल नारेबाजी नहीं, नारेबाजी से नारेबाजी नहीं ना करो। अगर एक रेल मंत्री साहब कह रहा हो कि कांग्रेस की योजनाएं जो वो नहीं पूरा कर पाए हम पूरा करेंगे, तो कांग्रेस के लोगों को पीठ थपथपानी चाहिए सुरेश प्रभु जी की। क्यों नहीं थपथपा रहे हैं? वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम अगर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें अगर पीपीपी माध्यम से हम ला करके रेल को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि हम कहीं से बजट का प्रावधान तो कर रहे हैं। जैसे अमिताभ जी ने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो पैसे का प्रबंध हो रहा है, हम पैसे का प्रबंध करने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। त्रिपाठी जी का सवाल पैसा आ जाता है तो कोई ये ऐसा नहीं है कि हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, हम उनके हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, बल्कि त्रिपाठी जी का सवाल था कि भाई डीजल की कीमत हमेशा कम हो रही है तो कम से कम कुछ किराए में ही कम कर देते, या कुछ ऐसा दिखता। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ 7-8 महीने में। त्रिपाठी जी इस तरह का सवाल करना चाह रहे थे। विकास जी, त्रिपाठी जी का ही सर का सवाल विकास जी नहीं करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं विपक्ष हूं, और भारत के विपक्ष का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वह पूरी तौर पर नीतियों की आलोचना करें, समालोचना करें। आलोचना नहीं, समालोचना करें, और समालोचना में जो सही बातें हैं वो अभी कहें। अगर ये नहीं कह सकते तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए बोले बिष्ट। त्रिपाठी जी, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन प्रदेशों में भी डीजल का मूल्य निश्चित रूप से कम हुआ होगा, और काफी कम हुआ है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहां के किराए भाड़े में क्या आपकी उन सरकारों ने कोई किराया भाड़ा लोगों को 15 रुपए 20 रुपए से 5 रुपए 10 रुपए कर दिया? क्या वहां जो सब्जी वगैरह दुकानों में बिकती थी क्या उसमें कोई पैसा कम हो गया? तो ऐसा है अमिताभ जी, ये लगता है बिष्ट जी, बिष्ट जी एक मिनट, हाथ एक से त्रिपाठी अभी नहीं, हाथ कंगन को आरसी के आप उत्तराखंड में हो, वहां हरीश जी की सरकार है, वहां कितना घटा वो बताओ। देखिए मैं तो वहां मेरे मित्र मुख्यमंत्री है, वहां मेरे मित्र मुख्यमंत्री है भाई, वहां बताओ। अपने मित्र जो है धस्माना जी से भी जानना चाह रहा हूं कि जानकारी हमको बता दीजिए। दूसरा मैं अमिताभ जी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को जो पूर्व में उनकी सरकारें द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, या तो उन घोषणाओं पर इनको यकीन नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले रेल मंत्री जी ने अपने सदन में इस बात को कहा कि हम पुरानी सभी घोषणाओं के लिए कृत संकल्प हैं, उनको हम सबसे पहले पूरा करेंगे। क्या ये चाहते थे कि उन घोषणाओं का नाम बदलकर आज हम दोबारा सर्वे करने के लिए कह देते, दोबारा घोषणा कर देते? क्या हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग का नाम बदलकर चमोली ऋषिकेश के नाम से आज घोषणा कर देते? हमने निश्चित रूप से प्रांतों से उठकर देश हित के बारे में रेल को देश के मानचित्र पर उबारने का काम किया है, बेहतर सुविधाएं देने की बात करी है। हमारे मित्र जो भी हैं रेल में सफर करते हैं, निश्चित रूप से तकलीफें होती थी,
उनकी चिंता रहती थी। जो जो विषय रेल मंत्री के सामने आए उन्होंने संवाद बनाने के पूरी प्रयास किया, सांसदों से डायरेक्ट संवाद बनाया, नेताओं से साथ जब ये सूची आ जाएगी उनके साथ वो भी तो एक चुनौती है, तब उत्तराखंड के अगर कुछ नहीं हुआ तब भी सवाल उठेगा ना। करी है उसका जो है स्वागत करना चाहिए। नहीं मिस्टर साहब, अभी तो सूची आई नहीं है, वो तो इसी सत्र में आ जाएगी, तो चुनौती तो है ही। आप मानते हैं तो उत्तराखंड के लिए उसमें होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तब सवाल मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और उत्तराखंड के लोगों के अंदर बड़े विश्वास के साथ में इस बात को है कि रेलवे लाइन जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर के लिए बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, हम भी चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं आज इस समाचार प्लस के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व में उत्तराखंड राज्य के रेल मार्गों को लेकर सोचा था, उसका जल्दी ही बहुत अच्छा आपको सुनने को मिलेगा कि आपकी उत्तराखंड राज्य की जो रेल मार्ग हैं उसके लिए सरकार कितना गंभीर है, कितना सोच रही है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए रेल के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। धैर्य रखना होगा, थोड़ा समय देना होगा। समय की कमी है। अमिताभ जी संपादक। सत्यदेव जी बहुपठित व्यक्ति हैं, पढ़ा भी है उन्होंने और अनुभव भी है। उन्होंने एक अच्छा कोटेशन भी बताया, मैं उस पर प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सम्मान से एक बात उनसे कहूंगा। ये मेरी अपनी राय है, जैसे मैं उनके असहमति के अधिकार का वो करता हूं सम्मान, वैसे मैं निवेदन करूंगा मेरी असहमति के अधिकार की रक्षा करें और धैर्यपूर्वक सुन लें। मेरी अपनी सोच है। इंदिरा जी ने परमाणु परीक्षण किया तो मुझे लगा कि बिना किंतु परंतु के स्वागत होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इसमें है अभी जिसका नाम उन्होंने लिया था विद्वान का, उनकी युक्ति अगर जिसने भी लगाई हो मैं उसके खिलाफ हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा ना। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लाखों बांग्लादेशियों के सम्मान की, सुरक्षा की। मुझे लगा बिना किंतु परंतु के इसका स्वागत होना चाहिए। वाजपेयी जी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लेके आए, बिना किंतु परंतु के उसका स्वागत होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ फैसले बिना किंतु परंतु के स्वागत के योग्य हैं। पंडित जी का फैसला भारत के औद्योगिकरण का बिना किंतु परंतु के स्वागत की मांग करता है। कश्मीर पे पंडित जी का रुख किंतु परंतु की अपेक्षा करता है। लेकिन औद्योगिकरण का सवाल इस देश को 25 साल आगे जाके देखने की हैसियत जवाहरलाल में थी, 47 में, 50 में। वो 50 में 75 देख रहे थे, इसलिए वो जवाहरलाल थे, और हम नहीं देख पाते हैं इसलिए हम अमिताभ अग्निहोत्री। बड़े आदमी की यही निशानी होती है, अपने समय से 25 साल, 30 साल, 40 साल आगे देखे, वही नायक होता है। मनमोहन सिंह ने, राजीव गांधी ने 10 काम खराब किए, 10 अच्छे किए, उन पर वाद विवाद होना चाहिए। वो फोर्स से लेके तमाम चीजें, मैं उसमें बहस में नहीं जाता। लेकिन वो कंप्यूटर लेके आए, संचार क्रांति लाए, सैम पित्रोदा का सहयोग रहा, भारत की तस्वीर बदली। मैं उस पर किंतु परंतु के बिना स्वागत करता हूं। नई चीज का स्वागत होना चाहिए। ये आप मतलब जैसे धर्म में अनुष्ठान जब ज्यादा हो जाए कि पहले रोली बांधो फिर कलावा लगाओ, फिर इस कान में चंदन लगाओ, पहले इसमें लगा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, तो वहां पर विसंगतियां आ जाती हैं। हम विरोध में हैं इसलिए ही विरोध हो नहीं। पक्ष वालों को भी अपनी बात उठानी चाहिए असहमति की, विरोध ही क्यों। 77 में कांग्रेस के लोगों को भी 74 में आपत्ति उठानी चाहिए थी इमरजेंसी के खिलाफ। इसमें क्यों जरूरी जनसंघ वाले उठाए, चरण सिंह जी उठाए, जब जेपी ही उठाए। कांग्रेस को भी कहना चाहिए था कि इंदिरा जी, ये जवाहरलाल की बेटी से ये उम्मीद नहीं थी इस देश को, जिसने इतना सुंदर शासन दिया इस देश को, अब तक ये क्या करने जा रही हो, अपने परिवार की और अपनी कीर्ति आप कलंकित करोगी। सुरेश प्रभु, मैं एक बात कह दूं, शायद सत्यदेव जी को उससे संतोष जरूर होगा, ऐसी बात कहने की हिम्मत कोई करेगा नहीं। राजनाथ जी बजट लाते रेल का, कलराज मिश्रा जी लाते, मेरे सबसे संबंध, वेंकैया नायडू लाते या सदानंद गौड़ा ही कंटिन्यू करते, वो लाते तो भी ऐसा बजट नहीं ला पाते।
100% सियासतदान आदमी ये कर ही नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल में एक आधा आदमी सुरेश प्रभु जैसा होना चाहिए, जो इस तरह के दबावों से मुक्त हो। मैंने देखा, वाजपेयी की सरकार थी, सुरेश प्रभु मंत्री थे, बाल ठाकरे ने कहा मेरे हिसाब से तुम्हें चलना होगा, नहीं तो पद छोड़ दो। सुरेश प्रभु बाल ठाकरे से लड़ नहीं सकते थे, वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने प्रस्ताव भेजा बाल ठाकरे को कि मैं बीजेपी से मंत्री बना दूं इसको। ठाकरे ने कहा गठबंधन तोड़ दूंगा, ये मेरा अपमान है। मैंने कहा आउट तो आउट। सुरेश प्रभु आउट हो गया, लेकिन बाल ठाकरे की बात नहीं मानी। कितने राजनेता हैं, इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा, ऐसे नौजवानों को आशीर्वाद दीजिए। आप हम तो जी लिए जितना जीना था, कर लिए जो करना था। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे साहसी नौजवान भी रहे राजनीति में, जो अपने बॉसों के खिलाफ भी बात कर पाए। जहां का मैंने जिक्र किया, उस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हो जो ये पूछ पाए कि ये 100 करोड़ रुपया 22 लोगों के लिए लगाना ठीक नहीं। उस पार्टी में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो सवाल उठा पाए। ये आवाजें बंद हो जाएंगी तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र निस्तेज हो जाएगा। राजनीतिक व्यक्तियों पर कितने दबाव रहते सत्यदेव जी, शिवप्रताप जी से ज्यादा कोई जानता है। कई बार गलत आदमी की पैरवी करना मजबूरी हो जाती है। दसमाना साहब से पूछिए, जबान आके कान में फोन लगा देता, बोलो चाचा बोलो। अब क्या करो, उसके पास सब वोट है मोहल्ले के, बोलना पड़ेगा। चाहे चोरी में बंद हुआ हो, चाहे सट्टा में, चाहे वेश्यावृत्ति में, करना पड़ता है ना। एक दो आदमी इससे परे हो जाए तो अच्छा नहीं है, कोई बुरी बात है। आलोचना ही करें। मैं आलोचना नहीं करता, मैं शास्त्री जी को बहुत अद्भुत दिव्य पुरुष मानता हूं, लाल बहादुर जी को, इसलिए उनका नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। रेल मंत्रियों में जगजीवन राम जी से शुरू करूंगा, पंडित कमलापति त्रिपाठी तक आऊंगा। मुझे याद है कमलापति जी ने एक इंटरव्यू में उद्धरण कभी बताया था कि इंदिरा जी से मिलने गए तो उन्होंने रेल बजट बोले बन गया, बोले बन गया। तो उन्होंने कहा कि वो रायबरेली वाला कर दिए, उसमें रायबरेली के लिए कोई नई ट्रेन अनाउंस नहीं नहीं तय कर पाए थे। बोले भाई पंडित जी हम लोग अगले हफ्ते चलेंगे, हम और आप, और उसका वो करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। वापस आए रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, बोले जल्दी करो रायबरेली ट्रेन लगाओ। मैडम ने बोल दिया आपको किंतु परंतु है। ऐसी ट्रेनें गई हैं घर में, जिसे बकरी हाँक ले जाते हैं लोग, किसको नहीं पता। लालू जी के समय में देखा नहीं कि ममता जी के समय में देखा नहीं। अधिकारी आके कहते थे कि मंत्री ना समझे, समझने को तैयार नहीं, चिल्लाने लगते हैं, फाइल फेंक देते हैं। कहते मैंने कहा हुबली से यहां ट्रेन जाएगी तो जाएगी, तू कौन भाई। कोई तो आदमी ऐसा हो जो कहे व्यवहारिकता पर चले। जिस हॉल्ट पर दिन भर में 20 लोग चलते हैं सत्यदेव जी, उस हॉल्ट पर 8 लाख रुपया महीना सरकार का खर्च होता है। वो आधा किलोमीटर पहले से पकड़ ले, पीछे से तो भी ट्रेन पकड़ लेंगे, या आधा किलोमीटर आगे पकड़ ले, लेकिन शिवप्रताप जी की नाक का सवाल है, इसलिए हॉल्ट तो गांव में ही होगा। क्यों? ये राजनीति छोड़नी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। अच्छी बात है, पार्टियां आती जाती रहेंगी। ये बजट हिंदुस्तान के हैं, ये भाजपा का बजट नहीं है। इसलिए मैं इसकी उसमें खड़ा हुआ। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो बुरा तो हमने देख ही लिया, उससे बुरा क्या होगा। अब अगर अच्छा हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जब आप सब तरफ से, शिवप्रताप जी, सब तरफ से संकट में हो, वेद में आया, तो आप जितनी कलाएं जानते हैं सबका प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी सफल नहीं हुई तो आप खोएंगे कुछ नहीं, और कोई सफल हो गई तो जीवन पाएंगे। भारतीय रेल वही उसी स्थिति में फंसी हुई है। ये शर्मिंदगी की बात नहीं, 68 साल में 20,000 किलोमीटर पटरी बिछा पाए हम। चाइना कहां चला गया, हमारे साथ आजाद हुए मुल्क कहां खड़े हैं ट्रेन के मामले में। इसलिए मैं कहता हूं इस पहल का स्वागत करिए। हां, जिस दिन ये लगेगा कि कोई सरकार ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश, जब इस देश ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को पलट दिया तो कोई माई का लाल हिंदुस्तान को बेच देगा।
किसी की इतनी हैसियत है क्या कि 1.25 करोड़ के मुल्क को बेच के निकल जाए? इंदिरा गांधी इमरजेंसी कायम नहीं रख पाई। उसके लिए देश सक्षम है, लेकिन अच्छी चीज का स्वागत होना चाहिए, ये भाव हम सब में रहे, तब शायद देश के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप शुक्ला जी आपका, सत्यदेव त्रिपाठी जी आपका, सोमनाथ पांडे हमारे साथ जुड़े रहे आपका भी, वीरेंद्र बिष्ट देहरादून से, सूर्यकांत दसमाना साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका भी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।